हमारी पृथ्वी हवा की एक चादर से ढकी है, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। ये गैसीय कवच हमें सूरज की तेज किरणों से बचाता है और हमें सांस लेने के लिए हवा देता है। यह एक पेचीदा और गतिशील प्रणाली है जो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और महत्वपूर्ण रूप से जलवाष्प सहित विभिन्न गैसों से बनी है। हालांकि नंगी आंखों से अदृश्य जलवाष्प हमारे ग्रह पर जीवन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जलवाष्प साधारण शब्दों में पानी की गैसीय अवस्था है। यह पूरे वायुमंडल में मौजूद है, जो पृथ्वी की सतह पर विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न होता है। महासागर, झीलें और नदियां वाष्पीकरण के माध्यम से लगातार जल वाष्प छोड़ती हैं। पौधे भी वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से वायुमंडलीय नमी में योगदान करते हैं, एक ऐसी प्रक्रिया जहां वे अपने पत्तों से जल वाष्प छोड़ते हैं। वायुमंडल में मौजूद जल वाष्प की मात्रा तापमान, स्थान और वर्ष के समय जैसे कारकों के आधार पर बहुत भिन्न होती है। गर्म हवा ठंडी हवा की तुलना में अधिक जल वाष्प धारण कर सकती है। यही कारण है कि उच्च तापमान वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आमतौर पर ध्रुवीय क्षेत्रों की तुलना में उच्च आर्द्रता का स्तर होता है। विभिन्न मौसम संबंधी घटनाओं को समझने के लिए वायुमंडल में पानी के व्यवहार को समझना महत्वपूर्ण है। पृथ्वी की सतह से वायुमंडल में और वापस पानी की यात्रा एक निरंतर चक्र है, जिसे जल चक्र या हाइड्रोलॉजिक चक्र के रूप में जाना जाता है। यह निबंध वायुमंडलीय पानी की पेचीदगियों, इसके रूपों, महत्व और पृथ्वी की जलवायु प्रणाली में इसके द्वारा बनाए रखे गए नाजुक संतुलन की खोज करेगा। वायुमंडल में पानी तीन मुख्य रूपों में मौजूद होता है: वाष्प, बादल और वर्षा। जैसा कि पहले बताया गया है, जल वाष्प पानी का गैसीय रूप है और नग्न आंखों से दिखाई नहीं देता है। वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन और संघनन की प्रक्रियाओं के माध्यम से इसका लगातार वायुमंडल और पृथ्वी की सतह के बीच आदान प्रदान होता रहता है। जब पृथ्वी की सतह पर पानी पर्याप्त ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है, तो यह द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित होकर वायुमंडल में ऊपर उठ जाता है। इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। पौधे भी वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से जल वाष्प को वायुमंडल में छोड़ते हैं, जो अनिवार्य रूप से पत्तियों से वाष्पीकरण है। जैसे ही जल वाष्प वायुमंडल में ऊपर उठता है, यह ठंडे तापमान का सामना करता है। यह ठंडा होने से जल वाष्प संघनित हो जाता है, एक गैस से वापस तरल अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। संघनन बादलों के निर्माण के लिए जिम्मेदार प्रक्रिया है। बादल अनिवार्य रूप से वायुमंडल में निलंबित छोटे पानी की बूंदों या बर्फ के क्रिस्टल के दृश्यमान द्रव्यमान होते हैं। बनने वाले बादल का प्रकार उस ऊंचाई और तापमान पर निर्भर करता है जिस पर संघनन होता है। उदाहरण के लिए उच्च ऊंचाई वाले सिरस बादल बर्फ के क्रिस्टल से बने होते हैं, जबकि कम ऊंचाई वाले स्ट्रेटस बादल पानी की बूंदों से बने होते हैं। बादल सूर्य के प्रकाश को अंतरिक्ष में वापस परावर्तित करके और सतह से निकलने वाली गर्मी को रोककर पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जलवाष्प का बादलों में परिवर्तन एक आकर्षक प्रक्रिया है जो कई कारकों से प्रेरित होती है, जिसमें तापमान, दबाव और संघनन नाभिक की उपस्थिति शामिल है। जैसे ही गर्म नम हवा ऊपर उठती है, यह उच्च ऊंचाई पर हवा के दबाव में कमी के कारण फैलती और ठंडी होती है। यह ठंडा होने से हवा की जल वाष्प धारण करने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे इसकी सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ जाती है। सापेक्ष आर्द्रता किसी दिए गए तापमान पर हवा में जल वाष्प की मात्रा की तुलना में हवा में जल वाष्प की मात्रा है। जब सापेक्ष आर्द्रता 100% तक पहुंच जाती है, तो हवा को संतृप्त माना जाता है और संघनन होता है। हालांकि संघनन होने के लिए संघनन नाभिक नामक छोटे कणों की आवश्यकता होती है। संघनन नाभिक धूल, नमक या वायुमंडल में निलंबित धुएं जैसे सूक्ष्म कण होते हैं। ये कण जल वाष्प के संघनित होने के लिए सतह प्रदान करते हैं। जैसे ही जल वाष्प इन नाभिकों पर संघनित होता है, पानी की छोटी बूंदें या बर्फ के क्रिस्टल बनने लगते हैं, धीरे धीरे आकार में बढ़ते जाते हैं। परिणामी बादल का आकार और आकृति, संघनन की दर, जलवाष्प की उपलब्धता और बादल के भीतर हवा की ऊर्ध्वाधर गति जैसे कारकों पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए क्यूमुलस बादल, वे फूले हुए सफेद बादल जो अक्सर अच्छे मौसम से जुड़े होते हैं, गर्म नम हवा के तेजी से ऊपर की ओर बढ़ने से बनते हैं। बादल जल चक्र में वर्षा के रूप में पृथ्वी की सतह पर पानी वापस छोड़कर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वर्षा तब होती है जब बादलों के भीतर पानी की बूंदें या बर्फ के क्रिस्टल इतने बड़े
और भारी हो जाते हैं कि ऊपर उठती हवा के बल पर काबू पा लेते हैं और जमीन पर गिर जाते हैं। पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली वर्षा का प्रकार वायुमंडल के तापमान प्रोफाइल पर निर्भर करता है, जिसके माध्यम से वर्षा गिरती है। वर्षा का सबसे सामान्य रूप तब होती है जब बादलों में पानी की बूंदें आपस में टकराती हैं और आपस में मिल जाती हैं। तब तक बड़ी होती जाती हैं जब तक कि वे गिरने के लिए पर्याप्त भारी न हो जाएं। यदि बादल के भीतर और उसके नीचे की हवा का तापमान हिमांक से नीचे है तो वर्षा बर्फ के रूप में गिरती है। स्नोफ्लेक्स तब बनते हैं जब जल वाष्प सीधे बादल के भीतर बर्फ के क्रिस्टल पर जमा हो जाता है, पूरी तरह से तरल चरण को छोड़ देता है। दूसरी ओर ओले ठोस वर्षा का एक रूप है जो गरज के साथ बनता है। ओले छोटे बर्फ के छर्रों के रूप में शुरू होते हैं, जिन्हें तेज अपड्राफ्ट्स एंड डाउनड्राफ्ट्स द्वारा तूफानी बादल के भीतर बार बार उठाया और गिराया जाता है। बादल से प्रत्येक गुजरने के साथ ओले अतिरिक्त रूप से अतिशीतित पानी की परतें इकट्ठा करते हैं, जो संपर्क में आने पर जम जाती हैं, जिससे उनका आकार बढ़ जाता है। एक बार जब ओले इतने भारी हो जाते हैं कि अपड्राफ्ट्स द्वारा उनका भार सहन नहीं किया जा सकता है, तो वे जमीन पर गिर जाते हैं। भाग 5, वायुमंडलीय पानी का महत्व। वायुमंडलीय पानी पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह जल चक्र का एक अनिवार्य घटक है जो वायुमंडल, महासागरों, भूमि और जीवित जीवों के बीच पानी का लगातार संचार करता है। यह चक्र मीठे पानी की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करता है, जो सभी जीवन रूपों के लिए महत्वपूर्ण है। वायुमंडल में जल वाष्प एक प्राकृतिक ग्रीनहाउस गैस के रूप में कार्य करता है, जो पृथ्वी की सतह से निकलने वाली गर्मी को रोकता है और वैश्विक तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है। इस ग्रीनहाउस प्रभाव के बिना पृथ्वी का औसत तापमान बहुत ठंडा होगा, जिससे यह जीवन के लिए, जैसा कि हम जानते हैं, प्रतिकूल होगा। वायुमंडलीय पानी पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखता है और जैव विविधता का समर्थन करता है। वायुमंडलीय पानी भी मौसम के पैटर्न में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जल वाष्प की गति और बादलों और वर्षा का निर्माण विभिन्न मौसम संबंधी घटनाओं के लिए जिम्मेदार है, जिनमें बारिश, बर्फ, हवा और तूफान शामिल हैं। इन प्रक्रियाओं को समझना मौसम पूर्वानुमान और गंभीर मौसम की घटनाओं की भविष्यवाणी करने के लिए महत्वपूर्ण है। वायुमंडलीय पानी और मौसम के पैटर्न के बीच परस्पर क्रिया एक जटिल और गतिशील प्रक्रिया है। हवा में जल वाष्प की मात्रा, जिसे आर्द्रता के रूप में जाना जाता है, तापमान धारणा और आराम के स्तर को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती है। उच्च आर्द्रता गर्म तापमान को और भी गर्म महसूस करा सकती है, क्योंकि यह पसीने के वाष्पीकरण में बाधा डालती है, जो शरीर की प्राकृतिक शीतलन क्रियाविधि है। इसके विपरीत कम आर्द्रता शुष्क परिस्थितियों को बढ़ा सकती है, जिससे शुष्क त्वचा, श्वसन संबंधी समस्याएं और जंगल की आग का खतरा बढ़ जाता है। वायुमंडल में जल वाष्प का वितरण भी हवा के पैटर्न का एक प्रमुख चालक है। हवा स्वाभाविक रूप से उच्च दबाव वाले क्षेत्रों से कम दबाव वाले क्षेत्रों में बहती है। तापमान और आर्द्रता में अंतर इन दबाव प्रवणताओं का निर्माण करता है। गर्म नम हवा कम घनी होती है और ऊपर उठती है, जिससे कम दबाव का क्षेत्र बनता है। ठंडी शुष्क हवा घनी होती है और डूब जाती है, जिससे उच्च दबाव का क्षेत्र बनता है। उच्च से निम्न दाब की ओर हवा की यह गति वही है जिसे हम हवा के रूप में अनुभव करते हैं। वायुमंडलीय पानी का वितरण पूरे विश्व में या किसी विशेष क्षेत्र के भीतर भी समान नहीं है। तापमान, हवा के पैटर्न और भौगोलिक विशेषताओं में भिन्नता जल चक्र में असंतुलन पैदा कर सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप सूखा और बाढ़ जैसी चरम मौसम की घटनाएं होती हैं। सूखा तब पड़ता है जब कोई क्षेत्र औसत से कम वर्षा की लंबी अवधि का अनुभव करता है, जिससे जल संसाधनों की कमी हो जाती है। इसका कृषि, पारिस्थितिक तंत्र और मानव आबादी पर विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है। सूखे में योगदान करने वाले कारकों में लगातार उच्च दबाव प्रणाली, समुद्र की सतह के तापमान में परिवर्तन और मानवीय गतिविधियां जैसे वनों की कटाई और भूजल का अत्यधिक दोहन शामिल हो सकते हैं। दूसरी ओर, बाढ़ तब आती है जब किसी विशेष क्षेत्र में पानी की अधिकता होती है। अक्सर भारी वर्षा, तेजी से बर्फ पिघलने या दोनों के संयोजन के कारण बाढ़ से बुनियादी ढांचे, संपत्ति और कृषि को व्यापक नुकसान हो सकता है और मानव जीवन के लिए भी गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। जलवायु परिवर्तन से दुनिया के कई हिस्सों में सूखे और बाढ़ दोनों के बढ़ने की उम्मीद है।
जैसे जैसे वैश्विक तापमान बढ़ता है, वायुमंडल अधिक जल वाष्प धारण कर सकता है, जिससे अधिक तीव्र वर्षा की घटनाएं होती हैं और बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त बढ़ता तापमान पहले से ही शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में वाष्पीकरण दर को बढ़ाकर और मिट्टी की नमी को कम करके सूखे की स्थिति को बढ़ा सकता है। जीवन को बनाए रखने और पृथ्वी की जलवायु को विनियमित करने में वायुमंडलीय पानी की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए इस कीमती संसाधन की रक्षा और संरक्षण करना आवश्यक है। जलवायु परिवर्तन को संबोधित करना सर्वोपरि है, क्योंकि यह सीधे जल चक्र को प्रभावित करता है और चरम मौसम की घटनाओं की आवृत्ति और तीव्रता को बढ़ाता है। अक्षय ऊर्जा स्रोतों में संक्रमण के माध्यम से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करना, ऊर्जा दक्षता में सुधार और स्थायी भूमि प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देना जलवायु परिवर्तन को कम करने में महत्वपूर्ण कदम है। जल संसाधनों का संरक्षण भी आवश्यक है। यह घरों और व्यवसायों में पानी की खपत को कम करने, कृषि में कुशल सिंचाई तकनीकों को लागू करने और आर्द्र भूमि की रक्षा और पुनर्स्थापना जैसे उपायों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, जो प्राकृतिक जल फिल्टर और भंडारण प्रणाली के रूप में कार्य करते हैं। वायुमंडलीय पानी और जल चक्र के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देने और स्थायी प्रथाओं को प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण है। शिक्षा और आउटरीच कार्यक्रम व्यक्तियों को जल संसाधनों के संरक्षण में उनकी भूमिका को समझने में मदद कर सकते हैं और उन्हें ऐसे सूचित विकल्प बनाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं जो पर्यावरण को लाभ पहुंचाते हैं। निष्कर्षतः वायुमंडलीय पानी, हालांकि अक्सर अनदेखा, पृथ्वी की जलवायु, मौसम के पैटर्न और जीवन के अस्तित्व को आकार देने में एक मौलिक भूमिका निभाता है। अदृश्य वाष्प से जो ग्रह को ढकता है, राजसी बादलों तक जो हमारे आसमान की शोभा बढ़ाते हैं और जीवनदायी बारिश जो हमारे पारिस्थितिक तंत्र का पोषण करती है। वायुमंडल में पानी एक कीमती और परस्पर जुड़ा संसाधन है। जलवायु परिवर्तन, पानी की कमी और चरम मौसम की घटनाओं की चुनौतियों का समाधान करने के लिए वायुमंडलीय पानी की जटिलताओं, इसकी गतिविधियों, परिवर्तनों और महत्व को समझना महत्वपूर्ण है। जल चक्र के नाजुक संतुलन की सराहना करके और स्थायी प्रथाओं को अपनाकर हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि यह महत्वपूर्ण संसाधन आने वाली पीढ़ियों के लिए पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखता रहे।